Hello students, a very warm welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am, and we are doing Indian polity for various competitive exams like SSC, UPSC and UPPCS. तो इंडियन पॉलिटी का हमने बिगनर्स के लिए सीरीज स्टार्ट किया था हमारे इस चैनल पे, जिसके अभी तक 2 क्लासेस आ चुके हैं। जिसमें पुरानी क्लासेस में हमने क्या है बेसिक से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज पॉलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर गए थे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिसके वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश गवर्न हो रहा है, उसकी एवोल्यूशन की जर्नी की वो कैसे बना एंड व्हाट ऑल इवेंट्स टुक प्लेस, तो वो सारा डिस्कस कर रहे थे। एंड उसी की सीरीज में दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो जिसने भी ये क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड वॉच द सीरीज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ क्लास, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। So let's start with the today's session. So before starting the class, let's revise जितना भी हमने previous classes में किया। एंड अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें बेसिक समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स which guides that how a nation would be governed, that how a state would be governed, कौन से principles follow करोगे when you will govern a state, and while governing the state, what powers and what limitations a government has. This all is defined by constitution. कौन सा गवर्नमेंट मॉडल, एवरीथिंग क्या है, कहाँ मेंशन होगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बाद में हमने ये भी समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें क्या पॉइंट समझने की कोशिश करी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अ बॉडी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली बॉडी का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद कौन से एक्ट के अंडर बनी, कौन से प्लान के अंडर बनी, ये भी डिस्कस किया था, दैट इट वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया, जिसमें 3 मेंबर्स थे। कौन से 3 मेंबर्स थे वो भी हमने याद किए थे थ्रू अ ट्रिक, एंड ट्रिक वाज कैप। सो इट वाज स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। तो इन 3 मेंबर्स की कमेटी वाले कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर फॉर्म हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका काम था टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने समझा इसकी मेंबरशिप। नेक्स्ट क्या चीज समझी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप, दैट हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने समझा 389 मेंबर्स थे, जिसमें से some were representing princely states and some were representing what? ब्रिटिश इंडिया। तो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को, वो कितने थे ये भी डिस्कस किया था, that 296 members were representing British India and 93 were representing what? princely states। तो प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 93। ये भी समझा था। देन ये भी समझा था ब्रिटिश इंडिया वाला एरिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट? ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड व्हाट? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो कुछ मेंबर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कुछ थे जो
चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये भी क्लास में समझा था एंड ये नंबर भी समझा था दैट हाउ मेनी 292 were from British Indian provinces and 4 were from Chief Commissioner provinces. ये कौन कौन से चार थे ये भी समझा था और इसको भी ट्रिक से याद किया था ए बी सी डी. डी से वॉज दिल्ली, सी से वॉज कूर्ग, बी से वॉज बलूचिस्तान एंड ए से वॉज अजमेर. तो ये सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, राइट. और ध्यान से मतलब समझा था कि ब्रिटिश इंडिया का क्या मतलब था और प्रिंसली स्टेट्स किसको बोल रहे थे. ये सारी चीजों की क्लैरिटी इन डेप्थ करी थी लास्ट सेशन में. अगर जो कोई पहली बार सेशन देख रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इससे प्रीवियस सेशन जरूर देखें क्योंकि आपको ब्रिटिश इंडियन और प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नेंस के मॉडल में जो डिफरेंस है वो समझ आएगा. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ये भी हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. तो आई वुड सजेस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल. सो देन हमने डिस्कस किया था दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फाइनली फॉर्म्ड इन नवंबर 1946. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946. अब हमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि how did the Constituent Assembly function and how did it frame the Indian Constitution. ये हमारी आज की क्लास का एजेंडा है, राइट. तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम कब मिले, फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग स्टार्ट हुई तो वो पहली बार कब मिले. तो फर्स्ट मीटिंग समझना पड़ेगा. फर्स्ट मीटिंग का डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So first meeting का डेट इज 9th of December 1946. तो ध्यान से याद रखना है नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन दिसंबर. एंड दिसंबर में पहली बार मिले कितनी डेट को, 9th of December 1946. ध्यान से याद रखना है उसी साल में, जिस साल में फॉर्म हुई उसी साल में पहली बार मिले. लेकिन डेट क्या है, 9th of December 1946. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो जो इस पार्ट से बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो व्हाट इज द डेट, 9th of December 1946. इस दिन पहली बार मिले. तो जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कोई भी बॉडी मिलती है, ग्रुप मिलता है एक बातचीत करने के लिए, तो मीटिंग में कोई भी मीटिंग हो उसका हमेशा चेयर पर्सन होता है, उसका कोई चेयर पर्सन चेयरमैन होता है, राइट. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली तो उस दिन उस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन था, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस दिन के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम क्या था. तो फर्स्ट मीटिंग हमारी कब हुई, अभी हमने समझा फर्स्ट मीटिंग का डेट क्या है, 9th of December 1946. दिस इज द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग. देन फर्स्ट मीटिंग का हमें चेयरपर्सन भी पता होना चाहिए. एंड हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग का चेयरपर्सन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओ सॉरी, फर्स्ट मीटिंग का चेयरमैन इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. Who is the chairman of first meeting? फर्स्ट मीटिंग के चेयरपर्सन इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. तो इनको फर्स्ट मीटिंग के हमने चेयरमैन चूज किया. लेकिन कैसे कैसे डिसाइड किया कि इनको ही चूज करना है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे, ही वाज द एल्डेस्ट मेंबर, एज वाइज ही वाज द एल्डेस्ट मेंबर. तो डिसाइड किया कि आज की मीटिंग के चेयरपर्सन इन्हीं को बना लेते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो और आ सकता है कि इनको ही क्यों बनाया, एल्डेस्ट मेंबर को ही चेयरपर्सन बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया. तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, इट इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच ट्रेडिशन है. व्हाट इज इट, इट इज अ फ्रेंच ट्रेडिशन.
तो फ्रांस में क्या होता है, वेन एवर देर इज अ मीटिंग तो चेयरपर्सन में जो मीटिंग में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको चेयरपर्सन वो समटाइम्स क्या है अलॉट कर देते हैं पोजीशन। तो यही ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमने चेयरपर्सन किनको बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस स्लाइड से आपको दो तीन क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट दे कैन आस्क दैट फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो फर्स्ट मीटिंग हुई हमारी 9th ऑफ दिसंबर 1946 को। देन दे कैन आस्क हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड कौन सी ट्रेडिशन फॉलो करते हुए उनको बनाया, फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच ट्रेडिशन फॉलो करते हुए। एंड व्हाट इज द फ्रेंच ट्रेडिशन कि एल्डेस्ट मेंबर को चेयरपर्सन बना दो, राइट। तो ये वन डे चेयरपर्सन थे, एक दिन के लिए। तो इनके लिए कभी कभी वर्ड यूज करते हैं ही वॉज द प्रोविजनल, ही वॉज द प्रोविजनल चेयरपर्सन, या फिर दूसरा वर्ड यूज करते हैं ही वॉज द टेम्पररी चेयरपर्सन, क्योंकि एक दिन के लिए बनाया था। एंड इसी मीटिंग में डिसाइड किया दैट लेट्स मीट फॉर अनदर टाइम। एंड सबसे पहले तो हम क्या है चेयरपर्सन चूज करें। चेयरपर्सन वो हो जिसको सबने चूज किया हो, तो वी शुड चूज अ चेयरपर्सन। सो लेट्स मीट आफ्टर लाइक फ्यू डेज एंड चेयरपर्सन की पोजीशन परमानेंट चेयरपर्सन चूज करते हैं। सो ही वाज व्हाट, ही वाज द प्रोविजनल, ही वाज अ टेम्पररी एंड ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो 9 दिसंबर 1946 वाली मीटिंग में चेयरपर्सन बने, राइट। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब क्या है, हमें परमानेंट चेयरपर्सन चूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास कि परमानेंट चेयरपर्सन चूज करें, राइट। परमानेंट चेयरपर्सन को इलेक्ट करें। तो क्या करेंगे वो, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इसमें चेयरपर्सन कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। देन ये मिलेंगे 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, आफ्टर 2 डेज। तो कितने दिन बाद मिलेंगे, आफ्टर 2 डेज। तो कितनी डेट हो जाएगी, 11th ऑफ दिसंबर 1946। अब ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन दे विल इलेक्ट द permanent chairperson, elect the permanent chairperson of constituent assembly। तो अब जितनी भी नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, उसका इलेक्शन हो गया। सो दे आर गोइंग टू इलेक्ट द परमानेंट चेयरपर्सन। एंड हु इज द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये हमें याद रखना है दैट इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who was the permanent chairperson? Dr. Rajendra Prasad was the permanent chairperson of the Constituent Assembly। अब ध्यान से जब क्वेश्चन आना है तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या वो पूछ रहे हैं, टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रोविजनल चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और आर दे आस्किंग द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आंसर उसी पे डिपेंड करेगा। इफ दे आर आस्किंग प्रोविजनल, if they are asking temporary, then our answer is Dr. Sachidanand Sinha. If they are asking permanent chairperson, then our answer is what? Our answer is Dr. Rajendra Prasad। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कि क्वेश्चन को देख के आपने आंसर करना है, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यही लाइक प्रॉब्लम है एग्जाम में गलती करने का, बिकॉज इन द प्रेशर वी डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपरली, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ यू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन ट्राई टू अटेम्प्ट। बिकॉज जितना क्वेश्चन इजी लगता है उतना समटाइम्स वो होता नहीं है। बिकॉज व्हेन वी सी ओके चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो लगता है हाँ जल्दी से लेट्स मार्क इट। तो ध्यान से पढ़ना है दैट व्हाट आर दे आस्किंग परमानेंट चेयरपर्सन और आर दे आस्किंग टेम्पररी प्रोविजनल चेयरपर्सन। तो दोनों का ही हमारा आंसर डिफरेंट है। तो क्या है, दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे, एग्जामिनर को भी पता है दैट यू आर इन अ रश, आपको बहुत जल्दी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने की, एंड यू आर गोइंग टू व्हाट
ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो उस चीज को क्या है आपने अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपरली, ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना है। सो अभी हमने क्या समझा, अभी हम समझे पहली बार मिले 9 दिसंबर को, देन मिले 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को मिलके क्या किया, परमानेंट चेयरपर्सन चूज कर लिया। तो इतना काम तो अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कर दिया, दैट परमानेंट चेयरपर्सन इलेक्ट कर लिया। अब क्या है, अब बहुत चेयरमैन चेयरमैन हो गया। अब क्या नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करना चाहिए जिसके लिए बने, और बने किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो फिर से 2 दिन बाद मिलेंगे, यहाँ भी 2 दिन बाद मिलेंगे, राइट, यहाँ भी 2 दिन बाद मिलेंगे। मतलब कौन सी डेट पे आ गए, वी आर ऑन 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 1946, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। एंड व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ, एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। एंड उस रेजोल्यूशन का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो एक जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ 13 दिसंबर 1946 को, उस रेजोल्यूशन का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, अब यही समझना है। तो आज का टास्क क्या है हमारा, समझना कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए, ये डिसाइड करने से पहले कि अभी क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेंगे, काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब सोचने वाली बात है कि किस टाइप का हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो वही है, कोई भी चीज कोई भी काम आप कैसे अचीव कर सकते हो। पहले यू शुड हैव अ रोड मैप, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज योर टारगेट, राइट, कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, राइट। तो वो क्लैरिटी जब होगी तो आपके लिए कोई भी टास्क करना क्या है, इजी। तो वही क्लैरिटी अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, कि हम किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। व्हाट ऑल वी वांट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से टॉपिक को एड्रेस करे, किस क्या हम कौन सा पॉलिटी का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं, कौन सा डेमोक्रेसी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म में जाएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाएंगे, विल वी गो फॉर यूनिटरी मॉडल और विल वी गो फॉर फेडरेशन। बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी है, लेकिन ये इन डेप्थ डिसीजंस है। पहले तो आपके पास एक बड़ा टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से समझिए, आपने डिसाइड किया दैट आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब। तो पहले आपको क्लैरिटी चाहिए ना, आपको यू हैव टू डिसाइड दैट you want to prepare for SSC, you want to prepare for UPSC, or you want to prepare for UP PCS or your particular बिहार PCS और MP PCS अपने स्टेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर टारगेट, क्योंकि जैसे ही आप टारगेट डिसाइड करोगे आपकी फर्दर स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिसाइड एसएससी, तो आपको पता है ओनली जीके नहीं पढ़ना है, आई हैव टू रीड व्हाट, आई हैव टू रीड फॉन्ट आल्सो, आई हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश आल्सो, एंड आई हैव टू प्रिपेयर रीजनिंग आल्सो, राइट। अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस डिसाइड करते हो तो आपको क्या पता क्या सोचना पड़ेगा कि ओके अब क्या है, मैं ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर सकता, आई नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन सब्जेक्टिव राइटिंग, आई शुड ऑल्सो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। तो ये सब इन डेप्थ डिसीजन कब लोगे, जब आपका टारगेट क्लियर होगा। जैसे ही आप टारगेट बनाओगे वैसा ही आपका आगे क्या है, रोड मैप बन जाएगा। तो यही डिसाइड करना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि उनका टारगेट क्या है, कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज देयर गोल। तो यही डिसाइड करने के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रोल रहेगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, एक रेजोल्यूशन बनाया गया जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या गाइड करेगा, दैट विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द
व्हाट इज आवर टारगेट, कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अगर मैं बेसिकली कहूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक रोड मैप के जैसे हैं कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? तो राइट, वो सही है। So I hope you are clear with the meaning कि what is the meaning of objective resolution। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने से पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो इसी पे सबसे पहले काम स्टार्ट किया गया ऑन 13 दिसंबर 1946, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट किया गया, पेश कब किया गया। तो इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को, राइट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? इट इज बेसिकली डिसाइडिंग द टारगेट, बेसिकली डिसाइडिंग द रोड मैप कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आ सकता है दैट इज हु प्रिपेयर्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हु प्रिपेयर्ड, तो ये भी पता होना चाहिए। So who prepared the resolution? It was prepared by जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिपेयर किया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो आई होप क्लियर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मीनिंग। किस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया? ध्यान से समझना है। आई एम अगेन एंड अगेन फोकसिंग ऑन द वर्ड प्रेजेंट। तो किस दिन प्रेजेंट किया? 13 दिसंबर 1946। एंड किसने प्रिपेयर किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा होगा, वो डॉक्यूमेंट किसने प्रिपेयर किया? इट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया, तो इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने प्रेजेंट कर दिया क्या चीज? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ध्यान से एक चीज समझनी है कि कैसे काम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जैसे आज पार्लियामेंट में काम होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काम हो रहा था। तो क्या होगा, जब भी कोई आपने डिसीजन लेना है, जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कोई डिसीजन लेना होता था तो कैसे लेते थे, वो आप प्रोसीजर समझ लो। तो एक बार समझोगे तो नेक्स्ट जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें सेम प्रोसीजर चलेगा, सो इट वुड बी हेल्पफुल। तो एक ही बात समझ लेना दैट कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे लेगी, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे पास होगा। तो सबसे पहले डिसीजन क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा जो भी डिसीजन लेना उसका एक रेजोल्यूशन बना के उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगा कि रेजोल्यूशन पेश तो करो कि क्या बात, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, पहले सबको इन्फॉर्म करो। तो एक रेजोल्यूशन बनाओ, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाओ और उसको प्रेजेंट करो किसके सामने? प्रेजेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को बुलाओ, एक सेशन रखो, एक मीटिंग रखो और उनके सामने वो डॉक्यूमेंट पेश करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। तो आई होप इट इज क्लियर। जैसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन होगा तो क्या है, सब लोग उसके ऊपर क्या करेंगे? देयर वुड बी डिस्कशन ऑन दैट। तो उस रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन होगी, सब अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। सो डिस्कशन एंड डिबेट होगा उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के ऊपर। हर कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर उसको जो पॉइंट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या क्या लग रहा है, ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट चेंज कर सकते हैं, तो उन सब चीजों पे क्या होगी? डिस्कशन होगी। सो देयर वुड बी डिस्कशन एंड डिबेट ऑन दैट रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड जैसे ही डिस्कशन एंड डिबेट कंप्लीट हो जाएगी एंड देयर आर नो फर्दर मोर पॉइंट्स टू डिस्कस, फिर क्या होगा? देन अब हमने डिसाइड करना है कि इस रेजोल्यूशन का क्या करें, क्या इस रेजोल्यूशन को पास करें या रिजेक्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टू डिसाइड वेदर टू पास और रिजेक्ट द रेजोल्यूशन। तो यहाँ तो वो रेजोल्यूशन क्या है, जब तो सब मानेंगे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अगर उस पर सहमति नहीं बनेगी तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट होगा। तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या होगा कि क्या वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है? तो हाउ वी विल टेक अ डिसीजन, डिसीजन लेंगे बाय वोटिंग। तो उस रेजोल्यूशन पे बाद में वोटिंग होगी और जिस भी तरफ मेजोरिटी होगी
वही डिसीजन होगा। तो मेजॉरिटी के साथ जाएंगे। अगर मेजॉरिटी बोलेगी दैट वी आर ओके विद दिस रेजोल्यूशन, लेट्स पास द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देगी तो देन दैट रेजोल्यूशन वुड बी रिजेक्टेड। तो क्या होगा, सबसे पहले आपने उस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करना है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जैसे ही वो प्रेजेंट होगा उसके बाद में क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन एंड डिबेट चलेगी। इस स्टेप को काफी दिन भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में डिस्कशन डिबेट, देखो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि वो खत्म हो जाए, तो इट विल टेक डेज। तो काफी दिन तक उस पर डिस्कशन डिबेट होगा, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा। फाइनली जब डिस्कशन एंड डिबेट ओवर हो जाएगी तो फाइनली अब हमें डिसाइड करना है दैट वेदर वी वांट टू पास द रेजोल्यूशन और वी वांट टू रिजेक्ट द रेजोल्यूशन। एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन थ्रू वोटिंग। तो वोटिंग के थ्रू हमने डिसीजन लेना है, राइट। और वोटिंग में क्या डिसाइड करना है, जिस तरफ मेजोरिटी आ रही है वही हमारा डिसीजन है। अगर मेजोरिटी पास की तरफ है तो रेजोल्यूशन वुड बी पास। अगर मेजोरिटी क्या है, उसके रिजेक्शन की तरफ है, तो रेजोल्यूशन वुड बी व्हाट, रिजेक्टेड। तो यही प्रोसीजर रहेगा किसी भी रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व, राइट। इट मीन्स अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ भी यही हुआ होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ होगा, प्रेजेंट। तो सबसे पहले यही बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ है, प्रेजेंट। लास्ट स्लाइड में यही बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946। उसके बाद में क्या हुआ होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे डिबेट और डिस्कशन हुई होगी। सो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, एंड देन वंस द डिबेट एंड डिस्कशन वाज ओवर, देन उसके ऊपर वोटिंग हुई कि वो क्या पास होगा या फिर रिजेक्ट होगा, इस चीज के लिए वोटिंग हुई। तो वोटिंग के बाद क्या है, मेजोरिटी किसकी तरफ थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं ये ठीक है, इनको हम पास कर देते हैं। तो फाइनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सहमति बन गई, मेजोरिटी वाज टुवर्ड्स पासिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ। So it passed on 22nd January 1940। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, 47। सो इतने दिन लग गए इसको पास करवाने में। तो प्रेजेंट कब हुआ, 13 दिसंबर 1946। पास कब हुआ, 22nd January 1947। So I hope this is clear that objective resolution कब पास हुआ, it passed on 22nd January 1947। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी डिसाइड करना कि व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रिपेयर किसने किया, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। So now I have a task question for you. In every session there would be a task question जिसका मैं expect करूंगी that once you are finished watching the video session, video class देखने के बाद मैं expect करूंगी that everyone who is watching the class, they should answer the task question in the comment section। तो आज के सेशन का टास्क क्वेश्चन क्या है, आज के हमारा टास्क क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कंटेंट। तो बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए कि हमारे क्या होंगे, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या डिसाइड किया गया। तो मेजर जो डिसीजन लिए गए आपने उसको सर्च करना है दैट व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एंड आपने कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करना है। सो दिस इज आवर टास्क क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद द आज का सेशन की व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, व्हाई वाज इट प्रेजेंटेड, व्हाई वाज देयर द नीड टू प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन,
and how the decisions are taken in the Constituent Assembly, then objective resolution किसने prepare किया, कब pass हुआ, ये सब हमने important आज की क्लास में डिस्कस किया. And next session में we are going to move to the further point that how the Constituent Assembly took other decisions. अभी तो सिर्फ इतना डिसाइड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, और वो कहाँ डिसाइड हुआ है, वो डिसाइड हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे होगा वो भी डिस्कस करना है. So that we are going to discuss in the next session. I hope today's session is helpful for you. And if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी. एंड इफ एनीबडी हैज एनी सजेशन कि क्लास कैसे इम्प्रूव हो सकता है, तो ऑल दो सजेशंस आर आल्सो व्हाट अप्रिशिएटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. देखिए, हमें डेमोक्रेटिक सेशन रखना है. कुछ चीजें मैंने आपसे सीखनी है, कुछ चीजें आपने मेरे से सीखनी है. तो क्या है, अगर मेरे में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यू आर गोइंग टू गाइड मी, यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो ऐसे ही वी आर गोइंग टू ग्रो as a team, right? So I hope it is clear, and very soon we are going to come up with the next session जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे the next further all the steps which were involved in the making of Indian Constitution. So this was all for today, students. Thank you for so much for watching my channel, and please do share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day.